When soft talk does not work, India shows action. This time, it's not Pakistan, but for a change, it's Europe. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past. यूरोप को अपनी सोच बदलनी हो, ये साफ संदेश था। अपनी समस्याओं को दुनिया की मानने वाले माइंडसेट से निकलो। डॉक्टर जयसिंह पर ट्राई लगे, हर किसी को दूसरा चांस तो बनता है। भारत सीखना नहीं, सम्मान और साझेदारी चाहता है। We look for partners. We don't look for preachers, particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, there has to be a realization of how the world works. वो यूरोप जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देशों का गढ़ माना जाता था, आज भारत के एक फैसले से हिल गया है। और यह कोई भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि ऊर्जा कूटनीति की वो सच्चाई है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा राजनीति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है। लेकिन ये चमत्कार अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे है भारत की दूरदर्शी सोच, रूस से निभाई गई रणनीतिक दोस्ती और एक ऐसा जवाब जिसने अमेरिका और यूरोप दोनों की जुबान बंद कर दी। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिन पहले, जब यूरोपियन यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध कोई साधारण आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि ये सीधा सीधा भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध था। उधर अमेरिका के एक ताकतवर सीनेटर ने सार्वजनिक रूप से कहा, वी विल क्रश इंडियन इकोनॉमी बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया। यानी भारत पर खुलेआम धमकी दी गई कि अगर तुमने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा तो हम तुम्हारी इकोनॉमी कुचल देंगे। लेकिन भारत भी अब वो देश नहीं रहा जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर झुक जाए। मोदी सरकार ने साफ शब्दों में जवाब दिया, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इज सुप्रीम, वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू। मतलब भारत वही करेगा जो 140 करोड़ जनता के हित में जरूरी है। यूरोप की दूसरी धमकी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूसी तेल को रिफाइन करके डीजल या पेट्रोल बनाकर यूरोप को भेजेगा तो हम उसे खरीदेंगे नहीं। ये एक तरह से भारत को दोहरी सजा देने की कोशिश थी। लेकिन भारत ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, बल्कि सीधा एक्शन लिया। 3 दिन के अंदर भारत ने यूरोप की तरफ जाने वाली सारी तेल सप्लाई रोक दी और फिर जो हुआ उसने यूरोप की नींव हिला दी। कुछ ही दिनों में यूरोप के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई। पंपों पर लंबी लाइनें, दाम आसमान छूते हुए और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने औद्योगिक उत्पादन तक रोक दिया। भारत झुका नहीं, बल्कि उठ खड़ा हुआ। सरकार अब नायरा एनर्जी में 70,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश करने जा रही है ताकि रिफाइनिंग क्षमता और बढ़ाई जा सके और सप्लाई चेन को पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण में लाया जा सके। दूसरी ओर नायरा एनर्जी खुद 7,000 करोड़ रुपए का नया निवेश करने जा रही है, जिसमें नए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, यूनिट्स और रिटेल नेटवर्क शामिल हैं। यानी पश्चिम ने जहां भारत की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की, वहीं भारत ने उसे और मजबूत कर दिया। अब बात अफ्रीका की। भारत ने यूरोप को साफ तौर पर दिखा दिया कि हम अब किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं हैं। भारत ने तेल सप्लाई को यूरोप से मोड़कर अफ्रीका और एशिया के देशों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में अफ्रीका को भारत से डीजल की सप्लाई 38% तक बढ़ गई। नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब भारत से सस्ते और भरोसेमंद ईंधन की सप्लाई के कारण तेजी से विकास कर रहे हैं। यही कारण है कि अब भारत अफ्रीका का भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर बन चुका है। दोस्तों, भारत की ताकत सिर्फ तेल नहीं है। अगर भारत एक झटके में यूरोप को हिला सकता है तो उसका कारण है भारत की जेनेरिक दवाइयों की शक्ति। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 60% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां भारत में बनती हैं। अगर भारत एक दिन भी दवाइयों की सप्लाई रोक दे तो यूरोप के अस्पतालों में इलाज रुक जाएगा, फार्मेसी की शेल्फें खाली हो जाएंगी और जानें जोखिम में पड़ जाएंगी। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। यूरोप की बैंकों से लेकर सरकारी सिस्टम, रेलवे और एयरपोर्ट्स, हर जगह भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। अगर भारत सिर्फ 24 घंटे के लिए अपनी बीपीओ और आईटी सेवाएं बंद कर दे तो यूरोप की आधी डिजिटल व्यवस्था बैठ जाएगी।
Being to Europe, sanctions in their private refineries like Reliance and Naira are now rerouting diesel and jet fuel shipments to Africa and Asia instead of Europe. This isn't just the business, it's a strategic pressure. And let's not forget, the world dependency for Indian medicines and IT services are already put India on the stronger place and Europe on the back foot. When words fail, actions fall, because somehow we learn the hard way. क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं भागते. अब चुप रहने का नहीं, जवाब देने का वक्त है. It's time to respond. Friends, it's my first video after a long time, and if you like my content, please support, subscribe and share this video and comment on what you think about today's video.